मैं एक बंगले पर मुलाजिम था। बड़े साहब और मालकन की आपस में नहीं बनती थी। वो अक्सर लड़ते रहते थे। फिर एक दिन बड़े साहब फोत हो गए। बड़े साहब के मरने के बाद मालकिन ने उनके सारे कपड़े मुझे दे दिए और मालकिन ने ये भी कहा कि तुम आज से बड़े साहब के कमरे में सो जाया करो। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि बड़े साहब बहुत महंगे कपड़े पहनते थे। अब मैं रोज साहब जी का नया सूट निकाल कर पहनता, मगर जब सुबह उठता तो मेरे पूरे जिस्म में दर्द होता, मुझे बहुत ही कमजोरी फील होती। तब मालकन मुझे छुट्टी दे देती और कहती आज तुम आराम करो। यूं मैं कोई काम ना करता और सारा दिन सोया रहता। एक दिन सोचा कि खुद के पुराने कपड़े पहनकर देखता हूँ। उस दिन पुराने काम वाले कपड़े पहनकर सोया तो थोड़ी ही देर के बाद मेरे पैरों तले से जान ही निकल गई, क्योंकि मालकन रोज मेरे साथ। मेरा नाम अनवर है और मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग गाँव में रहते हैं। मुझसे छोटे 5 बहन भाई हैं। मैंने जब से होश संभाला घर में गुर्बत और भूख ही देखी थी। अम्मा हमेशा की बीमार थी और छोटे बहन भाइयों को संभालने के साथ साथ घर को भी बचपन ही से संभाला था। मैं अपनी बहन और माँ के साथ घर के कामों में उनकी मदद करता था। हालात ऐसे थे कि कभी कभी तो हमें फाका भी करना पड़ता था। जब भी अब्बा को मजदूरी नहीं मिलती या अब्बा की तबीयत खराब होती तो वो काम पर ना जा पाते, तो उस दिन हमारे घर में चूल्हा तक ना जलता। फिर एक दिन अब्बा ने अम्मा से कहा कि मुझे तैयार कर दे, वो मुझे शहर लेकर जा रहा है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि अब मैं शहर जाऊंगा। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी, जबकि मुझसे छोटे भाई घर में ही रहते थे। हम गरीबों को क्या तैयार होना था। एक कुछ निस्बतन साफ जोड़ा पहना और 2 जोड़े माँ ने पोटली में बांध दिए और मैं अब्बा के साथ शहर रवाना हो गया। कई घंटों के सफर के बाद जब हम बस से उतरे तो अब्बा ने मुझे समझाया कि वो मुझे एक अमीर घराने में बतौर मुलाजिम छोड़ने जा रहा है। अब मैंने वहां दिल लगाकर काम करना है। ये सुनकर मैं कुछ घबरा गया था कि अब्बा मुझे छोड़कर चला जाएगा। कुछ देर मजीद सफर करने के बाद हम एक बड़े से घर के दरवाजे पर रुक गए। अब्बा ने चौकीदार को कुछ कहा तो उसने दरवाजा खोल दिया और हम अंदर दाखिल हो गए। ये एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था। मैंने अब्बा से डरते डरते पूछा कि इस इतने बड़े घर में कितने लोग रहते हैं। दरअसल मैं ये सोचकर डर रहा था कि इस बड़े से घर में तो इसी हिसाब से बहुत सारे लोग रहते होंगे, मगर अब्बा ने मुझे हैरान कर दिया ये कहकर कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं। मैंने मुंह फाड़ के अब्बा से पूछा कि इतने बड़े महल में सिर्फ 2 लोग। इतनी देर में हम घर के अंदर बड़े से कमरे में दाखिल हो चुके थे। वहां पर एक बाबा जी मौजूद थे, वो भी उस घर के मुलाजिम थे। उन्होंने हमें वहां बिठा दिया और खुद मालिक को बुलाने चला गया। कुछ ही देर के बाद एक औरत जो बहुत ही कीमती लिबास पहने हुए थी, उसने अपना पूरा चेहरा एक कपड़े से छुपाया हुआ था। जब वो बोली तो उसकी आवाज बड़ी भारी और अजीब सी थी। उसने अपनी आंखों से मेरा सर से पांव तक मुआयना किया। उसकी आंखों में न जाने क्या था कि मैं सर से पैर तक कांप गया। उसने मुझसे नाम पूछा और ये कहकर मुझे घर के काम आते हैं या नहीं, और फिर मेरी हाँ में जवाब देने पर उन्होंने अब्बा से तनख्वाह तय करके मुझे वहां रख लिया। मैं मालकिन के अजीबोगरीब रवैये से हरासा हो रहा था। इतने में वो उठकर चली गई और मेरा अब्बा मुझे मेहनत से काम करने की तलकीन करके रुखसत हो गया। मैं उस सजे सजाए कमरे में तन्हा बैठा रह गया। कुछ ही देर के बाद वही बाबा जी आए और मुझे कहा कि मैं उसके साथ चलूं। मैं खामोशी से उसके पीछे चल दिया। वो मुझे कई कमरों में और राहदारियों से गुजारता हुआ घर के पिछले हिस्से की जानिब ले गया। वहां नौकरों के लिए 2-3 अलग अलग कमरे बने हुए थे। उनमें से एक कमरे का दरवाजा खोलकर उसने मुझे कहा कि तुम अब यहाँ रहोगे, नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, फिर मालकन के पास ले जाऊंगा। मैं अकेला वहां पर घबरा रहा था, मगर क्या करता। अब अब्बा तो यहाँ छोड़ गया था तो मुझे इस सब का आदी होना ही था। कमरे में एक बिस्तर और अलमारी मौजूद थी, साथ में ही एक बाथरूम भी था। कमरे की एक दीवार में बड़ी सी एक खिड़की भी थी। अभी मैं नहाकर कपड़े बदल कर बैठा ही था कि बाबा जी मुझे बुलाने के लिए आ गया। मुझे पहले बावर्ची खाने ले जाकर खाना खिलाया, जो मेरे लिए तो किसी नेमत की तरह ही था। कहाँ मैं सूखी रोटी खाने वाला और कहाँ पहला खाना ही 2-3 किस्म के गोश्त के सालन और चावल रोटी पर मुश्तमिल था। साथ ही एक सेब भी ट्रे में रखा हुआ था। मैंने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद मैं बड़े साहब के पास चला गया। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो और भी बहुत प्यारा कमरा था। मैंने इर्द गिर्द देखा, वहां पर सिर्फ एक ही आदमी बैठा हुआ था। मैंने सलाम किया। उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा।
एक दफा तो मैं डर गया क्योंकि उसने मुझे देखा ही कुछ ऐसे था और वहां सिर्फ मैं और वो ही मौजूद थे। वो मुझे कहने लगा, घर के सारे काम करने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चले जाना, मुझे काम करने के बाद कहीं भी नजर ना आना। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। वो मुझे आखिर ऐसा क्यों कह रहे थे? मैंने क्या करना था जो मैं इतनी जल्दी कमरे में चला जाता? जब मैं वापस जाने लगा तो मुझे हैरानी हुई, वो जानबूझकर मुझसे पहले कमरे से निकल गया। मैं पीछे से कमरे को देखकर डरता रहा और वहां से बाहर निकल गया। अपने मतलूबा कमरे में आकर उसे देखने लगा। मेरे लिए तो वो ही पूरा महल था। मैं जाकर वहां पड़े छोटे से बेड पर लेट गया और मुझे एहसास ही ना हुआ कि कब मुझे नींद आई और मैं सो गया। अचानक रात के वक्त मेरी आंख खुली। मुझे यूं लगा कि जैसे कोई दरवाजे के बाहर बैठकर रो रहा हो। मैं एकदम से डर गया। मुझे पसीना आने लगा। एक तो मैं कमरे में अकेला था और ऊपर से इस तरह आवाज आ रही थी। मैं डरते हुए कमरे से बाहर गया, पर वहां तो कोई भी ना था। इर्द गिर्द देखने लगा। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। मुझे इस कदर डर लग रहा था। मैंने धीरे से कदम बाहर रखे और घर के अंदर की तरफ चला गया। हर तरफ मुझे अंधेरा लग रहा था। मुझे मजीद डर लगने लगा। अचानक मैं किसी के साथ टकरा गया कि मुंह से आवाज निकालने ही लगा था कि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, और वो ना जाने कौन था, पर उसकी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई। मैं जल्दी से वहां से भागा और अपने कमरे में आ गया। उस शख्स की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जल्दी से पानी ग्लास में डालकर पिया और लेट गया। डर की वजह से मुझे पूरी रात नींद ना आ सकी। सुबह ही सुबह मेरे कमरे का दरवाजा खटका। मैंने जाकर देखा, सामने वही बाबा खड़ा हुआ था जो मुझे कहने लगा, आजा, उठकर बहुत सारे काम अभी करने हैं। उसके बाद सुनकर मैंने कहा, आ जाता हूँ। वो वहां से चला गया। मैंने मुंह हाथ धोया और बाहर चला गया। बंगले में आकर मैं कामों में मसरूफ हो गया। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझ पर नजर रखी हुई है, मेरी हर हरकत को नोट कर रहा है। पर उस घर में आखिर ऐसा कौन हो सकता था, और क्यों कोई मुझ पर नजर रखेगा? मेरा वहम होगा। पर अपने घर में इतने लोगों के होने के बावजूद मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि कोई मुझे बार बार देख रहा है। मैंने जल्दी से काम खत्म करने की कोशिश की। मुझे साहब जी की बात याद आ गई। काम खत्म करके फौरन से अपने कमरे में चले जाना है। मैंने जल्दी से काम खत्म किए, खाना मेज पर लगाया और वहां से अपने कमरे में आ गया। मेरी सारी चीजें आगे पीछे हुई पड़ी थी। मैं जैसे रख कर गया था वहां वैसा कुछ भी ना पड़ा था। मैं हैरत से अपनी चीजों को देखने लगा। कौन मेरी चीजों को इस तरह से देख सकता था? मैं जल्दी से अपनी चीजें समेटने लगा। बार बार चारों तरफ देख रहा था। वहां पर कोई भी तो ना था जिससे मुझे ये पता चलता कि कोई मेरे कमरे में आया था। चीजें समेट ही रहा था कि इतने में फिर से मुझे वही बाबा बुलाने के लिए आ गया और उसने कहा कि इतनी जल्दी क्यों कमरे में आ गए हो, अभी इतने सारे काम बाकी हैं। उसकी बात सुनकर मैंने घबराते हुए कहा, मैं बस अभी आ रहा हूँ। और वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खाने लगा हूँ क्या? उसकी ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। वो वहां से चला गया। मैं भी उसके पीछे चला गया और टेबल के पास जाकर खड़ा हो गया। साहब जी मुझे बार बार घूर रहे थे। मैं परेशान हो गया। मालकन भी साहब जी के साथ बैठकर खाना खा रही थी। मैं नोट कर रहा था कि मालकन बार बार मेरी तरफ देख रही थी। मुझे अपनी मालकन की निगाहों से उलझन होने लगी थी। मैं मालकन के आगे से हटकर साइड पर जाकर खड़ा हुआ। उसी वक्त साहब जी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने सारे बर्तन टेबल से उठाकर नीचे फेंक दिए और गुस्से में अपनी बीवी पर चिल्लाने लगे। वो किसी बात को लेकर झगड़ना शुरू हो चुके थे। मैं एकदम से डर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों को क्या हो गया है। मैं एकदम से डरकर वहां से भाग गया। मुड़कर देखा तो साहब जी उठकर जा चुके थे और मालकिन बार बार मुझे देख रही थी। अपने कमरे में आकर मैं रोने लग गया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। मेरे आंसू बुरी तरह से निकल रहे थे। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और बाबा जी अंदर दाखिल हुए। मैं उन्हें भी देखकर डर गया। वो मेरे पास आकर बोले कि डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम से घबरा गया था। मेरा दिल किया कि मैं अभी के अभी वहां से चला जाऊं, पर यहाँ तो रहना खतरे से खाली नहीं था। पर क्या करता, पीछे भी तो देखना था। मेरे माँ बाप बहन भाई थे। मैं कैसे ये काम छोड़ सकता था?
वो वहां से चला गया। मैं सोचने लगा कि कितनी मुश्किल जिंदगी होती है, काश मुझे कहीं और काम मिल जाता। मुझे अब साहब जी से डर लगने लगा था, मैं उनसे दूर दूर ही रहता। मुझे अब समझ आने लगा कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा था कि मैं काम करने के फौरन बाद कमरे में चला जाया करूं। मैं अब जब भी साहब जी के सामने जाता तो निगाहें झुका लेता और कोशिश करता ज्यादातर उनकी निगाहों से बच कर रहूं। मैं सहन में काम कर रहा था कि मालकन ने मुझे आवाज दी, जो बाहर खाना खा रही थी। मुझे अपने पास बुलाया। रात का वक्त था, वो अकेली ही खाना खा रही थी। उनका शौहर अभी तक नहीं आया था। मुझे हैरत हुई जब उन्होंने मुझे अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठा दिया। मैं बहुत घबरा गया। वो मुझे इस कदर प्यार से कहने लगी कि घबराने की जरूरत नहीं है। वो जिस प्लेट से खाना खा रही थी वो मेरी तरफ की और कहा, तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। मुझे डर लग रहा था, वो क्यों ऐसा कर रही हैं? मैं भला कैसे उनके साथ खाना खा सकता था? मैंने इनकार कर दिया। वो मुझे गुस्से से इस तरह से घूरने लगी कि जैसे अभी मुझे खा जाएंगी। मैं मजबूर होकर खाना खाने लगा। अभी मैंने थोड़ा ही खाना खाया था कि अचानक साहब जी आ गए और उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ी प्लेट दूर उछाल दी और मालकन को गुस्से में थप्पड़ लगा दिया और कहने लगे, पागल हो गई हो? मैं मालकन के शोहर को इस कदर गुस्से में देखकर डर गया। मैं बहुत परेशान सा हो गया था। वो हर वक्त क्यों इतना लड़ते रहते हैं? मैं डरता हुआ वहां से चला गया। मुझे उनकी बातों की समझ ना आई थी कि वो क्या कह रहे थे। अपने कमरे में आकर मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके लेट गया, जैसे अभी साहब जी आ जाएंगे और मुझे डांटेंगे कि क्यों मालकिन के साथ बैठा हुआ था। उस वक्त भी वो मुझे गुस्से में ही देख रहे थे। मैं परेशान हो गया। पूरी रात मुझे नींद ही ना आई। मैं तो वो लड़का था जो बेड पर लेटते ही सो जाया करता था। मुझे अब बार बार साहब जी का चेहरा नजर आ रहा था कि वो किस कदर गुस्से में थे और मालकन मुझे बार बार अपने पास क्यों बुलाती हैं, क्यों मुझ पर इतना मेहरबान होती रहती हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अंदर जाकर देखूं कि क्या हुआ है, पर फिर डर की वजह से आंखें बंद कर ली, जैसे मुझे कोई देख ना सकेगा। अगर कोई कमरे में आया तो उसे यूं ही लगेगा कि मैं सो रहा हूँ। उसके बाद मालकन अक्सर मुझे कहती कि मेरे साथ आकर खाना खा लो, मेरे शोहर को मत बताना, उसे अच्छा नहीं लगेगा उसकी बीवी के साथ कोई और खाना खाए। मुझे मजबूरन अपनी मालकन के साथ खाना खाना पड़ता। नौकर ने मुझे काफी बार मना किया कि मालकन के साथ खाना मत खाया करो, पर मुझे क्या मालूम था कि वो मुझे आखिर क्यों मना करता है। उसने मना करने की मुझे कभी वजह भी ना बताई थी। मैं खाना खा लेता था। अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था। बड़े साहब मालकन के साथ बहुत कम खाना खाते और उन्हें वक्त भी ना देते थे। हर वक्त लड़ते रहते। मालकिन बहुत तन्हा हो गई थी, तभी वो मेरे साथ खाना खाती और इधर उधर की बातें भी करती। लेकिन मैं बड़े साहब से अब डरने भी बहुत लगा था। एक दिन मैं कमरे में सो रहा था कि मुझे अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं जैसे ही कमरे से निकलकर घर में दाखिल हुआ, मुझे मालकिन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जो साहब जी को ऊंची ऊंची आवाज में पुकार रही थी। मैं डरते हुए उनके कमरे की जानिब गया। जैसे ही मैं एक कमरे में दाखिल हुआ, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। सामने साहब जी जमीन पर गिरे पड़े थे, शायद वो मर चुके थे। मुझे डर लगने लगा। मैं मालकन को रोता हुआ देख रहा था। मैंने जल्दी से जाकर बड़े साहब को उठाने की कोशिश की, मगर अब उनकी सांसें बंद हो चुकी थी। मैंने उनकी आंखों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर दी। मालकन अब भी रो रही थी। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। अब मैं बहुत डर रहा था। उनकी मैयत को देखकर मुझे अपने कमरे में भी डर लग रहा था। ये सब क्या हो रहा था, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया था। आखिर एकदम से साहब जी को क्या हो गया था? जैसे तैसे करके सुबह हो गई। मैं हैरान था कि साहब जी फोत हो चुके थे। मुझे लगा था कि सुबह तक बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे, पर घर में तो 3-4 आदमियों के अलावा कोई ना था। ऐसा आखिर कैसे हो सकता था? कोई मर जाए तो उनके रिश्तेदार ना आए। ये तो इतने अमीर लोग थे, इनके तो बहुत सारे मिलने वाले होने चाहिए थे। पर खैर, मुझे क्या, कोई आए या ना आए। इस तरह काफी दिन गुजर गए। मैं रात का काम खत्म करके कमरे में आया। इतने में बाबा जी आए और मुझे बहुत सारे कपड़े देकर कहने लगे, ये साहब जी के कपड़े हैं, मालकन ने दिए हैं, तुम पहन लिया करो। वो मुझे कपड़े देकर चला गया। मैं सारे कपड़े देखने लगा, जो बहुत प्यारे और महंगे महंगे थे। मैं बहुत खुश हो गया कपड़े देखकर। अगले दिन मैंने साहब जी का एक प्यारा सा जोड़ा पहन लिया। वो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैं काम करने में मसरूफ हो गया। मैंने नाश्ता लगाया।
मैं मालकन को देख रहा था, जो खाना आगे रखे गहरी सोचों में गुम थी। उसकी आंखों में नमी थी, शायद वो अपने शोहर को याद कर रही थी। मुझे उन पर अब बहुत तरस आ रहा था। वो अपने शोहर से बहुत मोहब्बत करती थी। मैंने सोचा कि कितना मुश्किल होगा इनके लिए अकेले रहना। मैं अभी भी यही सोच रहा था कि अचानक मालकन ने मुझे देखा और मेरे चेहरे को ऐसे देखने लगी जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हों। मैं जल्दी से वहां से चला गया। कमरे में आकर मैं अपने चेहरे को देखने लगा। मेरी गाल पर एक लाल निशान बना हुआ था। मैं उसे गौर से देखने लगा कि ऐसा निशान मैंने पहले भी कभी देखा था और मुझे याद नहीं आ रहा था। सारा दिन मेरा यूं ही गुजर गया। साहब जी होते थे तो काम भी बहुत होते थे, अब तो इतने काम भी ना थे। इसी वजह से ज्यादातर यूं ही घर में रहता। मैंने शुक्र किया था कि मालकन ने मुझे नहीं कहा कि अब काम नहीं होते तो मैं काम छोड़ दूं। मैं भी कोई ना कोई काम फिर भी निकाल कर लगा रहता था। अगली सुबह मेरी आंख खुली। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। मुझे यूं लगा कि जैसे पूरी रात किसी ने मुझे डंडों से मारा हो। इतने में मुझे बाबा जी भी बुलाने आ गए। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। वो कहने लगे, अच्छा मैं मालकन को बता दूंगा, अगर उन्होंने काम का कहा तो फिर तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, और वो बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद आया और कहने लगा, मालकन ने कहा है कि तुम आराम करो। मैंने शुक्र अदा किया क्योंकि मुझसे हिला ही नहीं जा रहा था। जब थोड़ी तबीयत बेहतर हुई, मैंने साहब जी का दूसरा जोड़ा पहन लिया, पर जब अगले दिन मैं उठा तो मेरी हालत फिर से ऐसी थी। मालकन ने आज भी कहा कि तुम आराम करो। एक दिन मैं रात को सोया हुआ था कि मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा हो। मैंने सोए हुए ही खुश्क घूंट भरे और डरते डरते धीरे से आंख खोलकर देखा और एकदम से उठकर बैठ गया। वहां पर तो कोई भी ना था। मैंने सुख का सांस लिया और फिर से लेट गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मालकन मुझे काम क्यों नहीं कहती थी। मैं तो सारा सारा दिन आराम करता हूँ। क्या उन्हें मेरी बातों पर यकीन आ जाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई? अचानक मुझे ख्याल आया, ये सब तो तब से मेरे साथ हो रहा है जब से मैंने साहब जी के कपड़े पहनना शुरू किए हैं। क्यों ना आज अपने कपड़े पहनकर देखूं। आज मैं अपने काम करने वाले कपड़े पहनकर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद मेरी जान निकल गई। मेरे पूरे जिस्म में इस कदर दर्द होने लगा कि मैं चीखें मारकर रोने लगा। इतने में बाबा जी मालकन को बुला लाए। मेरी हालत देखकर उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया, जिसने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया और मैं दुनिया जहान से बेगाना हो गया। मेरी आंख खुली। मेरे पास मेरी माँ और मेरा बाप, बहन, भाई सब मौजूद थे। मैंने अपने माँ बाप की तरफ सवालिया नजरों से देखा और रोते हुए पूछा कि मुझे क्या हुआ है। मेरी माँ मुझे कहने लगी, बेटा तुम बहुत बीमार और बहुत ज्यादा बीमार हो। जानते हो तुम्हारी मालकन ने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि उनके शोहर को एक लाइलाज बीमारी थी और वो इसी वजह से इस दुनिया से चले गए। गलती से उन्होंने अपने शोहर के सारे कपड़े तुम्हें दे दिए, जिसकी वजह से अब ये बीमारी तुम्हें भी लग रही थी। ये सब उनसे लाइल्मी में हुआ था। उन्होंने उसके लिए हमसे माफी भी मांगी है और शुक्र है कि आज तुम्हारा इलाज मुमकिन है, पर इस पर बहुत ज्यादा रुपया लगेगा। मैंने अपनी माँ की बात सुनकर उन्हें बेबसी से देखा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने रोते हुए कहा कि अब क्या होगा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। वो कहने लगी, ये सब तुम्हारी मालकिन की वजह से हुआ है और वो अब तुमसे शादी करना चाहती हैं। ये बीमारी उनके शोहर के कपड़ों से लगी है तो इसमें सारा कसूर उन्हीं का है। वो तुमसे शादी करके तुम्हारा बाहर से इलाज करवाएंगी और हम भी चाहते हैं कि तुम अपनी मालकिन से शादी कर लो। मेरे माँ बाप का यही फैसला था तो मैं क्या बोल सकता था। कुछ दिन के बाद ही मेरा निकाह मालकिन से हो गया। मालकिन ने बताया कि इस बीमारी की वजह से उनके शोहर में चिड़चिड़ापन आ गया था। वो हर वक्त उनसे लड़ते रहते थे और घर से बाहर भी ना जाने देते थे, इसलिए वो कभी कभार मुझसे बातें कर लिया करती थी। अब वो मेरा बहुत ख्याल रखती। वो मुझे देखकर कभी कभी मुस्कुरा कर कहती कि तुम बहुत बहादुर लड़के हो, तुम्हारी बहादुरी का और सब्र का सिला ही तुम्हें मिला है। उसके बाद मैं बहुत जल्द ही ठीक हो गया। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं और हम एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।